नमस्कार साथियों, आप सभी का सरस्वती आईएएस पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरस्वती आईएएस के द्वारा एक यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। इस सीरीज के अंतर्गत हम एक लेक्चर में 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और जो हमारी सीरीज चल रही है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित चल रही है, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट्स, जिसका आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला, अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। कथन दूसरा, अनुच्छेद 30 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। और कथन 3, अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही शेड में चाहता है, इंग्लिश में देखता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस minority as well as linguistic minorities. Statement 2, Article 30 grants protection to both religious minorities as well as linguistic minorities. Statement 3, the term minority has not been defined anywhere in Indian Constitution. Which of above statement is are correct? तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान के तहत जो मौलिक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो भारत का संविधान, जो भारतीय संविधान है, का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या किया गया? मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। तो इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं, एक अधिकार अपना आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और शिक्षा संबंधी अधिकार। जिसके तहत दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो जब हम शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार की बात करते हैं, तो ये जो अधिकार है वो बेसिकली अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है? अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक, अब ये जो अधिकार है शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार, वो भाषाई और धार्मिक, भाषाई प्लस धार्मिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों के लिए इसका प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत आर्टिकल 29 है, अनुच्छेद 29 है, वो ये कहता है कि भारत में अल्पसंख्यक भाषाई एवं धार्मिक दोनों को अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी शिक्षा और अपनी भाषा को संरक्षित करने का अधिकार देता है। किस किस को देता है? इसमें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, किसका संरक्षण का अधिकार देता है? भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण का अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को। किनको? भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यकों को। वही अनुच्छेद 30 इन्हीं दोनों अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापना करने का अधिकार देता है। और एक बात यहां जानने की है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया। क्या अल्पसंख्यक कौन होते हैं, ये इसकी परिभाषा बिल्कुल नहीं दी गई है। क्या कहा गया है?
कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, और भाषाई अल्पसंख्यक कौन होंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक कौन होंगे, इसको राज्य डिसाइड करेगा। तो अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि अनुच्छेद 29 भाषाई और अल्पसंख्यक दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। स्टेटमेंट दूसरा, अनुच्छेद 30 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई ये भी ठीक है। और अल्पसंख्यक संघ को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अपने तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर इज सी, क्योंकि राइट आंसर इज 1 2 3, तीनों ही ऑप्शन अपने करेक्ट है। तो राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसका राइट आंसर है भाग 3। क्यों? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। इसके अंतर्गत हमको समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा शिक्षा यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और शिक्षा, वही छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अधिकार हमको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर इज पार्ट थर्ड, राइट आंसर इज सी, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न तीसरा, भारत का संविधान विधेयक 1895 जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी अरविंदो घोष। इंग्लिश में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल 1895 which amend for the fundamental rights was first created by who? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी अरविंदो घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। तो जो भारत का संविधान विधेयक 1895 में सबसे पहले जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाया गया। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। इंग्लिश में देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ओरिजिनली? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान है, उसके अंदर भाग 3 है, भाग 3 है। जो भाग 3 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेके 35 है, आर्टिकल 12 से लेके 35 है। तो जब हम मूल संविधान की बात करते हैं जो कि 1950 में लागू हुआ था, उसके तहत मूल संविधान में हमको 7 मौलिक अधिकार दिए। कितने दिए गए? 7 फंडामेंटल राइट दिए गए, 7 मूल अधिकार दिए गए। जिसके अंतर्गत
पहला अधिकार है हमारा समानता का, समानता का जो कि 14 से लेके 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेके 22 तक है। तीसरा है हमारा शोषण वाला, शोषण और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में है। और चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक है। वहीं पांचवा हमारा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करता है। जैसे कि हम देख चुके हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 29 और 30। वहीं छठवा था हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था। और सातवां था हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मूल संविधान हमको 7 ये अधिकार दिए गए थे, जो संपत्ति का अधिकार। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, जब सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत सामाजिक न्याय के लिए विशेषकर अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 बी और सी, जो बी और सी ये कहते हैं कि सरकार सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति का समान वितरण करे। तो जब ये समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कानून लाना और नियम बनाना स्टार्ट किया, तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है उसका उल्लंघन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि संपत्ति का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को संपत्ति का अधिग्रहण, उसका प्रबंधन, उसको रखने बेचने की अधिकार देता था। तो ये डीपीएसपी को लागू करने में समस्या आने लगी। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार 31 को समाप्त कर दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में ये अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल रूप से संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे, तो हमको 7 अधिकार दिए गए थे। तो राइट आंसर इज बी, इसका राइट आंसर है बी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। कथन दूसरा, संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो इसमें सही कथन ये है, दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, कोई भी सही नहीं। इंग्लिश में दिखता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, the right to property is described as a legal right under article 300A. और स्टेटमेंट सेकंड, the right to property was made a legal right through 42 Amendment Act 1976. So which statement are correct? Option A, both are correct. Option B, only one is correct. Option C, only 2 is correct. ऑप्शन डी, नन इज करेक्ट। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर देते, यानी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के तौर में इसको समाप्त करके इसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जो कि 300वें अनुच्छेद में देता है,
जैसा कि मैंने इसकी कहानी आपको बताई थी कि ये सामाजिक न्याय के जो लक्ष्य थे, डीपीएसपी को जो लागू करने को रोक रहा था, क्योंकि जो अनुच्छेद 39 बी और सी था वो राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए संपत्ति का समान वितरण करे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मौलिक अधिकार था आपका 31, जो संपत्ति का अधिकार था, वो बाधा बन रहा था। इसी बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार में वर्णित किया गया है। और इसको 42 संविधान संशोधन नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, ना कि 42। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और हमारा राइट आंसर होता है केवल एक सही है। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में सही कथन पर टिक करें। कथन पहला, उन्हें राज्य की कार्रवाई के खिलाफ गारंटी दी जाती है। कथन दूसरा, उन्हें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गारंटी दी जाती है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी केवल एक सही है, ऑप्शन सी केवल दो सही है, ऑप्शन डी कोई भी सही है। इंग्लिश में देख लेते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, दे आर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शंस। और स्टेटमेंट सेकंड, दे आर गारंटीड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए बी ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली टू इज करेक्ट, ऑप्शन डी नन इज करेक्ट। तो जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स की कुछ विशेषताएं होती है। पहली बात इसकी विशेषता ये है कि ये राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ मिलता है। राज्य प्लस व्यक्ति, राज्य प्लस व्यक्ति, इन दोनों के खिलाफ क्या मिलता है? ये विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? राज्य और व्यक्ति की। जैसे कि जब हम बात करते हैं समानता के अधिकार की, तो उसके अंदर अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 जो कि विभिन्न प्रकार के विधवाओं की मनाही करता है, तो वो किसको कहता है? वो राज्य को कहता है। कि राज्य अनुच्छेद 16 है जो कि नौकरियों में समानता की बात करता है कि राज्य किसी के भी धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है, जो कि व्यक्ति के विरुद्ध है, किसी के व्यक्ति के द्वारा भी अस्पृश्यता नहीं की जा सकती। वहीं अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि ना तो राज्य शोषण करेगा ना ही व्यक्ति शोषण करेगा। इसीलिए हमारे मौलिक अधिकारों की जो विशेषता है वो राज्य के विरुद्ध भी गारंटी दी गई है इसको, और व्यक्ति के खिलाफ भी गारंटी दी गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो राइट आंसर इज ए, बोथ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है अपना? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकार को किस संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो भारत के मौलिक अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान, ऑप्शन सी आयरिश संविधान, ऑप्शन डी जर्मन संविधान। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन एडॉप्टेड? ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसके अंदर मौलिक अधिकारों को जो प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आप जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया? In which of following article was right to freedom of acquisition, possession and disposal of property provided? Option A 19, option B 31, option C 31A, option D 308। तो जब हम बात करते हैं संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की स्वतंत्रता का अधिकार, तो जब हम बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान के अंदर हमको संपत्ति का अधिकार भी दिया गया। तो उसके अंतर्गत संपत्ति से संबंधित दो प्रावधान किए गए थे मूल संविधान। संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड दो प्रावधान किए गए। एक तो थी स्वतंत्रता और एक था अधिकार।
व्यक्ति स्वतंत्रता और एकता अधिकार। तो जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता आपको पता है अनुच्छेद 19(1) के तहत एफ हमारा सब क्लॉज था, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण धारण की स्वतंत्रता दी गई थी। वहीं अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 की बात आती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संपत्ति के अधिग्रहण धारण और निपटान की स्वतंत्रता, क्या अधिग्रहण और निपटान की स्वतंत्रता। तो जब हम इस स्वतंत्रता को देखते हैं तो ये किसके अंतर्गत आती है, 19(1) एफ के तहत। तो यहाँ पे आर्टिकल राइट आंसर हो जाएगा 19, क्योंकि हमारे 19 के तहत क्या स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन वर्तमान में ये प्रोविजन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 44 अमेंडमेंट के जरिए इस प्रोविजन को 1978 में समाप्त कर दिया गया। तो ये स्वतंत्रता वर्तमान में नहीं है, बट मूल संविधान में, इसलिए इसको 19 के तहत प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर इज प्रश्न संख्या 9। अनुच्छेद 13 कानून शब्द का वर्णन करता है। निम्न में से किसे कानून के रूप में वर्णन नहीं किया गया है? ऑप्शन ए संसद द्वारा अधिनियम, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित कानून, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 13 describe the term law which of following is not described as a law. Option A law enacted by parliament, law enacted by state legislative, option C ordinance issued by the president or state governor, option D constitutional amendment. तो जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि कानून 13 के तहत, तो हम इसके पीछे बड़ी एक कहानी है उसको हम देखते हैं, तब हम इस क्वेश्चन का टिक करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की, तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य को परिभाषित करता है, राज्य और राज्य की मशीनरी। यानी वो ये कहता है अनुच्छेद 12 की जो संविधान का भाग 3 है उसमें जो राज्य शब्द आएगा उस राज्य से क्या अभिप्राय है। तो इसके अंतर्गत केंद्र, संघ सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाएं, स्थानीय प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे लोग राज्य की परिभाषा के अंदर आते हैं। जब अनुच्छेद हम 13 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 13 कुछ प्रावधान करता है। अनुच्छेद 13 ये प्रोविजन करता है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है न्यायपालिका को। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी कानून, विधि, नियम व अध्यादेश अगर भाग 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर देगी। एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति घोषित कर देगी। तो कानून, विधि, नियम यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी नियम, कानून, विधि आएगी, उसको अगर वो भाग 3 के प्रावधानों को उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर देगी। ये अनुच्छेद 13 में लिखा गया, तो यानी कानून की परिभाषा दी गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है कि जब पहली बार गोलकनाथ बाद आया 1967, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कानूनों के अंतर्गत संविधान संशोधन के तहत जो विधि या कानून बनती है, यानी जो सामान्य विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि भी आती है। उन्होंने क्या कह दिया, सामान्य विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि भी आती है। तो यानी इन्होंने क्या कह दिया, संविधान संशोधन विधेयक और सामान्य विधि में कोई फर्क नहीं है या कोई अंतर नहीं है।
तो गोलकनाथ बाद में ये आप जानते भी हैं कि उन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, संविधान संशोधन के जरिए भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। अनुच्छेद 13 के तहत सामान्य विधि के तहत संविधान संशोधन विधि को भी माना जाएगा। लेकिन जब ये प्रोविजन आया, तो इससे दो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। क्योंकि अब फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, डीपीएसपी लागू करने के लिए, इसमें परिवर्तन करने के लिए अब संविधान की संसद की सीमा ही खत्म हो गई थी। इसलिए भारतीय संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया 1971। इसके तहत अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया, जिसमें यह बताया गया कि सामान्य विधि व संविधान संशोधन विधि में क्या है, अंतर है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधि विशेष बहुमत से पारित होती है, जिसको हम 2/3 बहुमत कहते हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है। और इस संविधान संशोधन के तहत बताया गया कि जब भाग 3 के तहत संविधान संशोधन के जरिए बदलाव किया जाएगा तो उसको अनुच्छेद 13 के तहत सामान्य कानून नहीं माना जाएगा। तो अब वर्तमान में ये प्रोविजन 24वें संविधान संशोधन के तहत आया कि सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि दोनों ही अलग अलग हैं। सामान्य विधि को अनुच्छेद 13 के तहत माना जाएगा, जबकि संविधान संशोधन विधि को 368 के तहत माना जाएगा, ना कि आर्टिकल 13 के तहत। तो अगर मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन के जरिए बदलाव होता है तो उसको अनुच्छेद 13 के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द का वर्णन करता है जिसमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो संसद के द्वारा शामिल है, वही है भारतीय राज्य विधानसभा के द्वारा है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी है। संविधान संशोधन को इसमें शामिल नहीं माना जाता अनुच्छेद 13 के तहत। तो ये कहां से आया? अपना 24वें संविधान संशोधन 1971 के जरिए प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 13 के तहत जो कानून है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन को नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद व राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। और कथन दूसरा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार व धार्मिक सेवाओं से उसके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही क्लिक करना है। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a person who is convicted under untouchability, he can't contest election to parliament or state legislatures. Statement second, the Protection of Civil Rights Act 1955 considers social exclusion of person of their exclusion from religious service as an offense under untouchability. तो विच ऑफ अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो ये कहता है अगर किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के तहत दोषी पाया जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भाई दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान हो या फिर ये अधिनियम सिविल संरक्षण अधिनियम, उसके तहत अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। और सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं जैसे शब्दों का उपयोग हमारे अस्पृश्यता के तहत इस अधिनियम में नहीं किया गया। मतलब इस अधिनियम के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अधिनियम सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं से बहिष्कार इसको परिभाषित नहीं करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? अपना स्टेटमेंट इज वन, यानी ए सही, यानी पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट आंसर इज ए। तो आज के हमारी सीरीज यही समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे हमसे जुड़े रहें। तो चलिए
लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।